प्रिय विद्यार्थीगण, आशा है आप लोग एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित सभी सूत्रों को याद कर लिए होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो प्रथम प्रश्न है वह है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। इसमें पहला है संख्या 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। इसमें हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं जो है 140। पहला प्रश्न 140, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे इसको हम लोग समझेंगे अच्छा से। सबसे पहले हम लोग 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 7 बार, 2 7 14, 70 बार में डिवाइड हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 35 बार में कटेगा। फिर 2 से 35, 5 7 35 होता है, तो 7 बार में विभाजित हो गया। इस तरीक़ा से हम देखेंगे कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हमारा आएगा वह आएगा 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो इस तरीक़ा से इसका आंसर हो गया 2 का पावर 2 × 5 × 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड इतना आया। और इस तरीक़ा से हम सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यह प्रश्न 1 अंक में पूछा जाता है। अब इसके बाद एक प्रश्न इसका और हम लोग देखते हैं जो कि झारखंड बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। एक प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद और बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने भी स्वयं हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं जो है 5005, जो कि 4 नंबर प्रश्न है। 5005 में हम लोग करेंगे क्या कि 5 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 से 5 एकम 5, दोनों 0 उतर गया। फिर 5 एकम 5, तो 1001 आ गया। फिर अगला डिवाइड किए 7 से, तो 7 से कटा, तो 7 एकम 7, फिर बच गया 3 30, तो 7 × 28 और 2 7 21, तो 143 आ गया। तो 143 जब आ गया तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो 143 जब आया तो फिर आगे फिर हम लोग भाग दिए 11 से। 11 से जब भाग दिए तो देखें कि 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 13 बार में कटा। तो हम देख रहे हैं कि इसको हल करने में हम लोग को 5 से डिवाइड करना है, 7 से, 11 से, 13 से। और हम जानते हैं कि टेबल अगर हमको नहीं याद रहे तो इस डिवाइड को हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहला वीडियो जो हमारा था वह 2 से 20 तक टेबल याद करने के लिए था, और इसका महत्व आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना है। तो इस तरीक़ा से 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरीक़ा से हम इस प्रश्न को आसानी से हल किए। अब इसके बाद एक प्रश्न और देखते हैं। इसमें पांचवा प्रश्न 7429। इसमें यह एक ऐसा प्रश्न है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 4 इस सब से कटेगा ही नहीं, तो कहाँ डिवाइड होगा, तो सबसे पहला 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68 और 6 62, तो 17 तिया 51 और 51 हो गया, तो 11 17 7 19, मतलब 437 आ गया। फिर 19 से डिवाइड किए तो 19 दूनी 38 अब 5 57, तो 19 57 हो गया। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23 आया। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें हम 3 प्रश्न को हल किए और बाकी 2 प्रश्न जो है उसको आप लोग अपने से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 प्रश्न आप लोग स्वयं हल करने का प्रयास करें। और इस तरीक़ा से हमारा जो पहला प्रश्न है वह कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें। ये दूसरा टाइप का प्रश्न है जो गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें पहला प्रश्न और जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF होता है। इसमें है पहला 26 तथा 91,
दूसरा 510 तथा 92, तीसरा 336 तथा 54, चौथा 96 तथा 404, पाँचवा 6 तथा 20। तो इस तरीक़ा से कुल 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जिसको हम लोग हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब इसे हम देखते हैं बारी बारी से। पांचों प्रश्न तो हम यहाँ हल नहीं करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि अभ्यास जो है जितना आप लोग करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। इसमें पहला प्रश्न है 26 तथा 91। तो 26 तथा 91 का हमको HCF और LCM पहले निकालना है। तो इस पहले हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का जैसे हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 से 26 13 बार में डिवाइड हुआ और 7 से 91 13 बार में। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुने 13। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुने 13। अब हम देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो 13 है। 13 दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा हो गया 13 और उभयनिष्ठ गुणनखंड जब हमारा 13 हो गया तो हमारा HCF जो हो गया 13 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम HCF निकाल लिए। अब HCF निकालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा इसका निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो LCM बराबर P गुने Q बटा HCF। तो P के जगह पर जो दोनों संख्या है, एक को P ले लेंगे, एक को Q। तो 26 गुने 91 बटा 13। 13 से 2 बार में 26 कट गया और उसके बाद यहाँ आ गया 2 गुने 91। तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18। तो आ गया 182। तो इसका LCM 182 हमारा आया। और जब LCM आया तो हमको यहाँ जांच करना है। जांच क्या करना है, तो LCM गुने HCF बराबर P गुने Q। मतलब LCM HCF को गुना करें और ये दोनों को गुना करें तो दोनों कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे हम लोग जांच करते हैं, इसको देखेंगे। तो P इंटू Q बराबर LCM इंटू HCF। P के जगह पर रख दिए 26 और ये 91 182 गुने 13। तो हम जब गुना करेंगे तो 182 को 13 से, तो ये आएगा 2366 और P इंटू Q भी करेंगे तो 2366, मतलब दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो HCF और LCM दोनों निकला है वो सही है। इसका हम अब अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं, 336 तथा 54। उसी तरह से 336 और 54 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 पहले 2 से ये डिवाइड हुआ तो 2 से 168 बार में, फिर 2 से तो 84, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 42, फिर 2 से 21 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। और उसी तरह से 54, 2 से 54 27 बार में डिवाइड हुआ और 3 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। और ये जो काम है यहीं सामने करके दिखाना है, रफ में नहीं करना है, यहीं पर इसको करेंगे और जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसको यहाँ नीचे रखेंगे। अब देखते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। और उसके बाद देखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एगो 2 कॉमन है और एगो 3 कॉमन है, तो कॉमन गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 और वही जो हमारा HCF हो जाएगा। तो 2 गुने 3 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। तो हमारा HCF निकल गया 6। अब हम इसके बाद इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए वही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। LCM बराबर P इंटू Q बटा HCF। तो LCM बराबर P इंटू Q बटा HCF। P इंटू Q 336 गुने अगला है 54, 6 से HCF 6 है, 6 से 9 बार में डिवाइड हुआ तो 336 गुने 9। तो इस तरीक़ा से हमारा LCM 336 गुने 9 आया। गुना करेंगे जब 336 को 9 से तो ये हमारा LCM 3024 आएगा। तो हम इस तरीक़ा से इसका LCM निकाल लिए। अब फिर इसका जांच करेंगे। तो जांच करने का वही नियम है कि P इंटू Q बराबर LCM इंटू HCF। तब P इंटू Q 336 गुने 54 और LCM 3024 गुने 6। जब इसको गुना करेंगे तो 18 144 और इधर भी 18 144 आएगा। तो दोनों तरफ गुना करके अच्छी तरह देख लेना है। अगर दोनों तरफ बराबर आया इसका मतलब कि आप जो हैं प्रश्न को सही बनाए हैं। तो इस तरीक़ा से इस टाइप में हम लोग 2 प्रश्न को देखे
और बाकी इसका जो 3 प्रश्न है, जो कि दूसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, इसको आप लोग हल करने का स्वयं प्रयास करें। आइए अब हम लोग तीसरे टाइप के प्रश्नों की ओर आते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। इसमें 3 संख्या है। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसको हम बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न अगर समझ गए तो सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। इसमें पहला है 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो उसी तरह से 12, 15 और 21 तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 का जैसे निकाले हैं, तो 12 का यहाँ निकाले हैं तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो 2 गुने 2 गुने 3। और 15 को 3 से डिवाइड किए तो 3 पचे 15, 3 गुने 5 आ गया। उसी तरह से 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 गुने 7। तो इस तरीक़ा से जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो निकालने के बाद तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, जिसको 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 लिख दिए। 15 का 3 गुने 5, मतलब 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। 21 का 3 गुने 7, 3 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर ऐसे भी लिखे हैं और पावर के रूप में भी लिखे हैं, तो ध्यान रखना है कि यहाँ से एचसीएफ निकलेगा और यहाँ से एलसीएम निकलेगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आसानी से समझने में हमको सुविधा होगी कि एचसीएफ कैसे निकलेगा और एलसीएम। देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन यहाँ 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों जगह 3 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया और वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो अब एलसीएम क्या होगा, तो अधिकतम घातों का गुणनफल, मतलब कि 2 है यहाँ, तो 2 का अधिकतम घात 2 का पावर 2 है। 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 का पावर 1 है। 5 का अधिकतम घात 1 है और 7 का अधिकतम घात 1 है। तो इस फार्मूला पर बैठा देंगे, तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 3 60 और 6 सत्ते 42। तो इसका जो एलसीएम है हमारा कितना आ गया, तो 420। इस तरीक़ा से हम इसका एलसीएम आसानी से निकाल लिए। अब इसके बाद इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8, 9, 25। 8, 9 और 25 तीनों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। पहले 8 को 2 गुने 2 गुने 2 और 9 को 3 से 3 बार में कटा, तो 3 गुने 3, और 25 को 5 से 5 बार में, तो 5 पचे 25, तो 5 गुने 5। इस तरह से 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 या 2 का पावर 3। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 या 3 का पावर 2। और 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5 या 5 का पावर 2। तीनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इस स्थिति में एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और एचसीएफ बराबर भी 1। अब एलसीएम बराबर अधिकतम घातों का गुणनफल। तो यहाँ देखेंगे 2 का अधिकतम घात 2 का पावर 3 है, 3 का अधिकतम घात 3 का पावर 2 है और 5 का अधिकतम घात 5 का पावर 2 है, मैंने तीनों को गुना कर देना है। तो इस तरीक़ा से इनका एलसीएम निकल जाएगा। तो हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 25, तो 25 8 200, 9 दूनी 1800। तो इसका हमारा एलसीएम 1800 आ गया। तो इस तरीक़ा से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न और आते हैं 17, 23 तथा 29। तो 17, 23 और 29 ये ऐसा प्रश्न है कि इसका अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है, चूँकि ये अभाज्य संख्या तीनों है। तो हम 17 का गुणनखंड के रूप में जब हम लिखेंगे तो 17 गुने 1, समझने के लिए इसको लिखे। 23 का हो गया 23 गुने 1 और 29 का हो गया 29 गुने 1। तो इस तरीक़ा से देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन 1 है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, चूँकि तीनों अभाज्य है, तीनों संख्या को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद हमारा जो कितना आया, तो 11,339 ये हमारा एलसीएम हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग ये तीसरे प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल किए।